हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस, जो कि 10th क्लास का है, और उसका टॉपिक कवर करेंगे हम इसमें रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन जो है हम दो स्टेप में प्रोसेस होता है, वो नहीं है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि खाली ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, वो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की दो प्रोसेस क्या है, एक है ब्रीदिंग और दूसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो ब्रीदिंग है, इस प्रोसेस में हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, जो हमने ऑक्सीजन ली, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन हम क्यों ले रहे हैं, किस लिए चाहिए। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो क्यों नहीं है ये ऑक्सीजन के बिना लाइफ पॉसिबल। ऐसा क्या करती है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जिससे कि हम जी रहे हैं, हमारी लाइफ चल रही है। तो ऑक्सीजन जो है, ये जो लास्ट उसमें वीडियो में हमने पढ़ा कि डाइजेस्टेशन फूड का होता है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैटी एसिड और लिपिड में, मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और लिपिड ये ब्लड में जाते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एसिमिलेशन जो प्रोसेस है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी क्या, वो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ये ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, तो ब्लड में जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उससे एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना इसके बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम सरवाइव नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन के। लेकिन बात माइक्रोब्स की अगर आए तो माइक्रोब्स तो करते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव करते हैं। उनमें क्या होता है, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो है अब दो टाइप की। ये सेलुलर रेस्पिरेशन कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स की है। इसमें एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये बात हमारे लिए कही जा रही है। ये माइक्रोब्स के लिए है जो कि बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। इसमें एटीपी फॉर्मेशन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसमें एटीपी बनेंगे 36 और 38, लेकिन इसमें एटीपी बनते हैं बस 2। यहां 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और यहां 38 और 36। तो बिना ऑक्सीजन के तो एटीपी का अमाउंट भी कम जा रहा है। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट जो हम रेस्पिरेशन छोड़ दे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी तो है ही। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या है, इसमें एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एक तो ये होगा और दूसरा होगा इसमें मेनली इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये हो गया। तो इसमें जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती कहां है, हमने गाय ब्लड में जाती है ऑक्सीजन और फिर वहां डाइजेशन करती है, तो ब्लड में क्या फ्री फॉर्म में, ब्लड के सेल जो है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम बनाएं तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के यहां पर ये ऑक्सीसोम्स होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये कुछ, इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन पे यहां, इसमें बनते हैं एटीपी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन बनते। तो कहां बन रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां बनते हैं, साइटोसॉल में। साइटोसॉल क्या होता है,
साइटोप्लाज्म में जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं साइटोसोल। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एरोबिक में तो जो भी यूकारियोटिक सेल है ज्यादातर वही आएंगे। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा यीस्ट। यहां तो कोई भी ह्यूमन बींग्स लिख दो, और भी कुछ नहीं आ रहा था समझ, कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा। तो ये थे डिफरेंसेस एरोबिक और एनारोबिक में, जो कि किसकी टाइप है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की टाइप है। अब बात करते हैं हम, जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, जो वो कौन कौन से स्टेप्स है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है या फिर एनारोबिक है। इसमें देखो बेटा दोनों में, ये तो हमने कह दिया कि एरोबिक और एनारोबिक, इन दोनों रेस्पिरेशन में एक स्टेप कॉमन होता है। कॉमन क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की बात हो रही है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। अब ये चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एरोबिक रेस्पिरेशन वाला हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला हो, इसमें ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, हर सेल के साइटोप्लाज्म में होगी। और ये जो पायरूवेट है ये बन जाता है इसमें ग्लूकोज से। ये कॉमन स्टेप है, पहला स्टेप रेस्पिरेशन में, पहला स्टेप ये है, चाहे इसके लिए एरोबिक हो या एनारोबिक हो, मतलब एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में ये स्टेप तो होना ही होना है। इसके बाद यहां से हम 3 स्टेप पढ़ेंगे। 3 स्टेप क्या, अगर तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो कहां होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। और एंड प्रोडक्ट क्या था इसका, CO2 प्लस वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलते हैं प्लस एनर्जी। एक ही स्टेप में हो गया कि जो हमने फूड प्रोडक्ट खाया ग्लूकोज, वो पहले पायरूवेट में चेंज हुआ और पायरूवेट से हमारे बॉडी में ये हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज आउट होती है। दूसरा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो है लेकिन प्रॉपर अमाउंट में पूरी नहीं है। देखो बेटा, जब हम रेगुलर में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे और पहले दिन हमने होता है कि हाँ भाई जिम जाना है, बॉडी बॉडी बनानी है या एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट डे रनिंग करने जा रहे हो, आपने से सोचा मम्मी पापा ने ज्यादा सुना दी कि पड़े रहते हो कुछ कर लिया करो, तो क्या करोगे कि हाँ, फिर होता है ना जब कोई कुछ कह देता है तो 2-3 दिन का जोश जो शुरू होता है आप लोगों में, उसमें क्या है, हमने स्टार्ट की रनिंग। रनिंग जब पहले दिन करी तो उसमें क्या होगा, मसल्स जो है वो टाइट हो जाती है, मसल क्रैम्प्स आते हैं। मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग तो कम है, क्योंकि हम तो आराम प्रस्त जिंदगी जी रहे थे। आज भगा दिए, आज कह दिया कि दौड़ो, तो दौड़ने में क्या हुआ, सेल्स जो रेस्ट की पोजीशन में थे, आराम रहे थे, अब उन्होंने काम करना शुरू किया, और काम करना शुरू किया तो ऑक्सीजन वहां प्रॉपर नहीं पहुंच पाई। जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंची, किस में होता है, मसल सेल्स में होता है, क्योंकि क्रैम्प्स तो मसल्स में आते हैं ना, तो मसल्स में होता है, तो इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब लैक्टिक एसिड बन रहा है, मतलब मसल क्रैम्प्स बन रहे, तो उसके लिए कोई हम मेडिसिन लेते हैं, रेस्ट करो ठीक हो जाएगा, या रनिंग जो कर रहे हो वो रेगुलर करो, 2-4-5 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड जो है डिसॉल्व हो जाएगा, और जैसे ही मसल्स में रेस्ट मिलेगा लैक्टिक एसिड डिसॉल्व हो जाता है। और रेगुलर में क्यों नहीं होता फिर ये बेटा, रेगुलर में जो एक्सरसाइज करते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, तो वहां प्रॉपर ऑक्सीजन जाने लगती है, इस वजह से ये मसल क्रैम्प्स नहीं बनते। तीसरे की हम बात करें तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि यीस्ट में थी। ये ना, ये हम घर में भी देख सकते हैं इन यीस्ट। यीस्ट में क्या होता है, इसमें अभी समर सीजन है, आटा रख दो, डो जो है गुंदा हुआ आटा, वो एक कंटेनर में रख दो, 2 दिन, एक ही दिन बाहर रखो, शाम तक को देखोगे फूल के बाहर आगे, उसको ऐसे ऐसे करोगे ना तो उसमें गैस भरी होगी, और स्मेल करोगे तो खट्टा होगा। तो वो क्यों, क्योंकि खराब हो गया, और किसकी प्रेजेंस आ गई उसमें, ईस्ट की। ईस्ट जो है वो इथेनॉल बनाता है,
और इसमें CO2 भी रिलीज होती है प्लस एनर्जी। ये जो ब्रेड बनते हैं या जो भी फर्मेंटेड फूड है उसमें ये इंड्यूस कराया जाता है। और इस स्टेप को ही, कौन से स्टेप को, इस वाले स्टेप को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है, ये हम अल्कोहल बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं। इंड्यूसिबल, इंटेंशनली हमें बनाना है तो हम उसमें आर्टिफिशियली यीस्ट डालते हैं। या भटूरे बनाने, उसमें देखते ना फटे फटे से होते हैं, उसमें एयर सैक्स होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। या ब्रेड स्लाइस है, हम रोटी बना रहे हैं, आटे ब्रेड भी आ रहे हैं ना, व्हीट के, व्हीट ब्रेड आ रहे हैं, तो व्हीट ब्रेड में भी क्या है, गेहूं के ब्रेड में भी क्या है, वो एयर सैक्स तो है। क्यों? क्योंकि वो फर्मेंटेड किया जाता है। हम घर में जो खाना बना रहे हैं उसमें फर्मेंटेशन किसमें होती है? इडली, डोसा, भटूरे, ढोकला, इन सब चीजों में फर्मेंटेशन करके बनाते हैं। तो ये फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ये था कॉमन, इसमें से क्वेश्चन आते जरूर है इस वाले में से। इसे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं, पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेक हुआ उसका पाथ बना दिया ये। अब है नेक्स्ट जो है, ये तो था जर्नल सारा की सारा रेस्पिरेशन का। अब मेन यहां से हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। अब प्लांट्स भी, मैं ये कहूं कि प्लांट्स भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कहोगे मैडम बचपन से तो कुछ और पढ़ते हैं, आज आपने कुछ और पढ़ा दिया। हाँ बेटा, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। जो ये वाला प्रोसेस है, ये है रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में हम क्या करेंगे? प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो ये प्लांट में ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस रिलीज करना हमारी ही तरह है, पर कौन सी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन। हम पढ़ भी क्या रहे? रेस्पिरेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा क्या, कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज करी और कार्बन डाइऑक्साइड ली। तो ये जो ऑक्सीजन निकल रही है वो किसकी वजह से निकल रही है? प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, किसकी वजह से? फोटोसिंथेसिस पर। अब यहां पर हमें रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्लांट इतनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, अगर वो 5 लीटर में से 500 ml यूज कर ले तो कोई बात, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 5 लीटर मतलब 5000 मिलीलीटर में से, ml में से 500 ml उन्होंने यूज कर ली, तो वो तो उसी ने निकाली, उसी से यहीं से यूज कर सकता है, वो उसने एटमॉस्फेयर से कुछ लिया ही नहीं। और ऐसे ही यहां हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने एटमॉस्फेयर से ली और खुद छोड़ी, उसमें से तो रिलीज ले ली उसने। भाई खुद ने रेस्पिरेशन में जो छोड़ी वो कहां ले ली? फोटोसिंथेसिस में यूज कर ली। तो वो प्रोसेस नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? कि ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ली नहीं गई और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ी नहीं गई, लेकिन छोड़ी जाती है किसमें? रेस्पिरेशन। दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस इतनी ज्यादा है कि हमें पता ही नहीं चला कि प्लांट ने ऑक्सीजन ली भी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी दी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है। ये तो दिन में है, दिन में ये वाला प्रोसेस डोमिनेंट होता है, तो हमें दिन के टाइम पर क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। रात में क्या होगा? ये प्रोसेस तो हो गया बंद, रात में ये प्रोसेस बंद हो गया, लेकिन रेस्पिरेशन तो दिन रात चलने वाला प्रोसेस है। रेस्पिरेशन तो दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है। एक चीज सोचो कि दिन और रात में जो प्रोसेस हो रही है, दिन में फोटोसिंथेसिस इतनी ज्यादा थी कि इसको छुपा लिया उसने, ये कमी उजाले में नहीं दिखी इसकी, लेकिन रात के टाइम पर जब ये छुप गया, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो प्लांट रेस्पिरेशन तो तब भी करेगा, मरेगा थोड़ी। तो जब रेस्पिरेशन इसने करी तो ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। यही एक रीजन है कि बोला जाता है
कि शाम को रात के टाइम पे पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। बोलते हैं ना प्लांट सो जाते हैं, पाप लग। देखो इंडियन ने बहुत, इंडिया में सारी चीजें पहले ही डिस्कवर्ड थी, लेकिन लोग इतने स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस थे, साइंटिफिक नॉलेज उन्हें कम थी कि उन्हें इन चीजों को बताने के तरीके अलग कर दिए। उन्हें यह कह दिया कि बेटा अगर रात को जाओ पेड़ भी सो जाते, पाप लगेगा। एक्चुअल रीजन नहीं बताया उन्हें कि वहां, अगर उन्हें ये बताते कि प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम ही रिलीज कर रहे हैं, तो प्लांट का रात को प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए। तो उन्हें समझ नहीं आता क्योंकि इलिटरेसी रेट ज्यादा था, लोग धर्म पे ज्यादा विश्वास करते थे, स्पिरिचुअलिटी ज्यादा थी, तो उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझा दिया और उन्हें समझ भी आ गया। तो ये बात तो बहुत पहले इंडिया में डिस्कवर हो चुकी थी, फोटोसिंथेसिस से भी काफी सारे सालों पहले, जब तक ये रेस्पिरेशन भी नहीं आया था। तो अब आया समझ कि प्लांट में रेस्पिरेशन हमारी तरह होती है, लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, इसलिए इसका एंड प्रोडक्ट दिखता है, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो रात के टाइम ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, इतना ही है बस। अब बात करते हैं हम अपनी मतलब ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस से पहले सिस्टम पढ़ेंगे, है क्या एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम, तो यहां है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। किसका? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल क्या? ओपनिंग, जो नोज की ओपनिंग है उसको नॉस्ट्रिल बोला। क्या लिया? क्या काम है इनका? इनटेक ऑफ एयर। यहां देखो बेटा, अगर ऑक्सीजन नहीं लिखना है, एयर, एयर ही तो ले रहे हैं, विंड ही तो अंदर जा रही है, हवाई तो अंदर जा रही है, कोई ऑक्सीजन यहां छलनी थोड़ी लगी है कि ऑक्सीजन छन के अंदर जाएगी। क्या जाएगी? एयर जाएगी। अब जब एयर जाएगी तो एयर पहुंचेगी इसके आगे, नॉस्ट्रल ने अपटेक किया, इनटेक किया, और नॉस्ट्रल से बाद आगे नेसल कैविटी, और इसी को हम बोलते हैं नेसल चैम्बर भी बोलते हैं इसको, जिसमें फाइन हेयर्स होते हैं। फाइन हेयर्स है, इसमें छोटे छोटे हेयर्स है, किसके लिए? टू ट्रैप डस्ट। और यहां पर एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम चलता है, जो बाहर वाली एयर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करेगा। समझ रहे हो? गर्मियों में अगर बाहर इंटरनल टेम्परेचर कितना है हमारे बॉडी का? 37, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। गर्मियों में एयर बहुत जो है वार्म हो जाती है, वो गर्म हवा ले रहे हैं, तो नोज की नेजल कैविटी ड्राई हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वो म्यूकस करके उसको एयर को 37 पे ला रही थी। तो एयर कंडीशनर की तरह काम करता है नेसल चैम्बर में, एयर का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड, नेसल के बाद ये वाला पोर्शन, जो यहां ये पोर्शन है, ये देखो फेरिंग्स। ये फेरिंग्स जो है एक्चुअल में तो ये कॉमन पाइप है, किसके लिए? यहां से खाना भी जा रहा है और फूड और विंड भी जा रही है, दोनों के लिए कॉमन पाइप है। हम जोर से एयर इनहेल करो, यहां गर्दन में लगेगी, वही हिस्सा जहां जाके एयर गर्दन में लगती है वही हिस्सा फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स ने एयर को कहां पास कर दिया? एयर को पास किया लैरिंग्स में। अब इसको देखो, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, या हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं इसको। साउंड प्रोड्यूस होती है इसमें। देखो यहां इसोफेगस हो गया, फूड पाइप, और इसके साथ साथ ही है ये, और इसके ऊपर क्या था? फेरिंग्स। फेरिंग्स तो कॉमन था ना, ये हो गया लैरिंग्स। अब लैरिंग्स में देखो, लैरिंग्स के स्ट्रक्चर में यहां पर एक होता है स्लिट, और इसके ऊपर होता है ये ढक्कन। यहां अगर दोबारा बनाए तो ये देखो, ये लैरिंग्स के ऊपर स्लिट, और ये इसका ढक्कन। जैसे लैरिंग्स होता है ना,
जैसे कि डस्टबिन होता है, डस्टबिन में लीवर वाला होता है जो जहां लिड, लिड मतलब ढक्कन इससे अटैच है, तो इस स्लिट को कहते हैं ग्लॉटिस और इस ढक्कन को बोलेंगे इपीग्लॉटिस। यहां इसके अंदर दो होती है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड का मतलब है जब एयर इसमें से पास होगी तो ये वाइब्रेट होंगे और साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ढक्कन खुला होना चाहिए और साउंड नहीं होगी जब हम चुप बैठेंगे तो ढक्कन अपने आप लग जाएगा। अब यहां देखो, आप लोगों को बोला जाता है कि खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। हमने खाना खाया तो ये फेरिंग्स तो कॉमन है, अब खाने को ये थोड़ी पता है मैं इस फूड पाइप में ही जाऊं, वो तो यहां भी जा सकता है। तो इसलिए कि खाते वक्त नहीं बोलेंगे तो ये पाइप बंद होगा, बंद होगा तो यहाँ खाना नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली खाना कहाँ आएगा, इसमें आएगा। होता है ना, कई बार खाना खाते हैं हम धसक जाती है, बहुत ज्यादा कफिंग हम लोग करते हैं जब निकलती है, वो हर किसी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा। होता है ना कि खाना खाया और खाना खाते वक्त एकदम धसक चली गई, धसक मतलब ऐसा लगता है दूसरे पाइप में खाना चला, बहुत ज्यादा प्रेशर से आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, इतने प्रेशर से निकालते हो ना। क्यों? क्योंकि यहां अगर खाना चला गया ना बेटा तो ये डेथ भी लीड करता है आगे। इसका पैसेज तो है नहीं, इसके बाद तो देखना अभी ट्रैकिया पढ़ोगे, लंग्स पढ़ेंगे, ट्रैकिया और लंग्स में खत्म हो जाएगा वो। वहां से कहीं खाना इसमें फंस गया तो एयर नहीं जाएगी इसमें, और एयर नहीं जाएगी तो सांस नहीं आएगा, सांस नहीं आएगा तो मर जाएगा आदमी। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, अगले। इसमें इपीग्लॉटिस पूछा जाता है कि इपीग्लॉटिस का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है इपीग्लॉटिस का। ये लिड जो है ढक्कन, इपीग्लॉटिस क्या फंक्शन है इसका, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड। किसमें, इनटू विंड पाइप, या इसमें इनटू लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर खाने को नहीं जाने देता, ये इसका फंक्शन है इपीग्लॉटिस का, बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, और विंड पाइप है मेन। यहां इससे नेक्स्ट जो जाएगा, इस गर्दन पे देखो हाथ लगा के तो ऐसे लगेगा कि जो बॉनी स्ट्रक्चर है, कुछ बॉनी स्ट्रक्चर है, और इस बॉनी स्ट्रक्चर में यहां देखो ये ट्रैकिया होता है ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे ये होती है रिंग्स। रिंग्स ऐसी, जैसे ये रिंग मैंने डाली हुई है, ये रिंग है ना, ये अगर पीछे से ना हो तो क्या शेप आ गई इसकी, आधी टूटी हो तो क्या शेप आ गई, सी शेप। और किसकी है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की बनी हुई है। सॉफ्ट होंगी कार्टिलेज की बनी होंगी तो पीछे की साइड नहीं होती। तो अगर पीछे की साइड देखो, पीछे की साइड अगर इसको यूं करेंगे ना प्रेस, क्यों नहीं होती, क्योंकि आगे से तो इसको कर दे, पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए वर्टिब्रल कॉलम की साइड नहीं होंगी पीछे की साइड। तो ये पीछे से खुला होता है, आगे से ये इसके। और क्यों होती है, होती क्यों है, क्योंकि ये प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग को, ट्रैकियल वॉल। ट्रैकिया जो है ना, ये ट्रैकिया बहुत पतली वॉल से बना होता है, अगर ये रिंग से जहां चिपका हो ना तो खुद चिपक जाएगा और खत्म। कई बार हम ब्रीथ होल्ड करते हैं, सांस रोक लिया, सांस रोक लिया तो ये तो बंद हो जाए, फिर तो मर ही जाए आदमी। अगर यहां एयर ना हो तो इतनी पतली है ये चिपक जाती है, एयर इनको दूर दूर रखती है। और हम कई बार सांस रोकते हैं, ये एक्सरसाइज भी करते हैं ना ब्रीथ होल्ड करने की, तो ये जो चीज है ये क्या कर रही है, इसको प्रिवेंट कर देती है कि ये चिपके नहीं। और चिपक जाता है अगर पीछे, जो पीछे वाली जगह है ना जहां पे रिंग्स नहीं है, उस पर अगर कोई चोट लगे या उस पर वर्टिब्रल कॉलम गिर जाए टूटकर, तो वो वहां से दब जाएगी, फिर सडन डेथ हो जाती है। तो यहां देखो इसमें, किसमें, ये ट्रैकिया जो है इसके बाद आता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है,
और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, दो होते हैं, लंग्स ही आ गया तो दो होंगे, दो होंगे तो ये इनकी ये जो कवर प्रेजेंट होता है, यहां होता है ये डायाफ्राम, और ये ट्रैकिया इसमें जाता है अंदर, और ये ट्रैकिया इसमें दो में जाके टूट जाता है। ट्रैकिया देखो, ये ट्रैकिया है, ये दो में जाके टूट गया, मोटी मोटी सी दो ट्यूब बना ली, और ये दो ट्यूब फिर फर्दर टूटती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी, जैसे जड़ें होती है ना, एक मेन होती है, फिर उससे निकल रही है, फिर उससे बहुत सारी निकल रही है, ऐसे इससे बहुत सारी निकल रही होती है, ऐसे बहुत सारी। तो ये जो मेन है ना, इन मोटी मोटी को ये बोलते हैं ब्रोंकी, और ये जो छोटी वाली होती है इन्हें ब्रोंक्यूल्स, और यहां पर ये ब्रोंक्यूल्स इस तरह से टर्मिनेट होती है, इन्हें बोलते हैं एल्वेली। मतलब लंग्स की, और जो लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है उसे बोलते हैं प्लूरा। लंग्स के कवर को, भैया ऐसे कवर होगा ना किसी में, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, तो इस कवर को प्लूरा। लंग्स के अंदर क्या क्या है? ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स और एल्वोली। मतलब अब एयर जो गई हमारी कैसे गई? नॉस्ट्रेल, नॉस्ट्रेल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, लंग्स में जाके किसमें? ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स और एल्वोली में। और यहां है ये टर्मिनेशन। एल्वोली होती है मिलियंस नंबर में, बहुत ज्यादा। क्या करती है? क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बढ़ाती है। जितनी ज्यादा एल्वोली उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारी डिफ्यूज होगी। अब जो ये है, ये क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, और ये कंप्लीट हो गया। इसमें जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एपिग्लॉटिस का फंक्शन, जो लैरिंग्स के ऊपर ढक्कन है, प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को, या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्राकिया के ऊपर है, वो क्या कर रही है? उसकी कोलैप्सिंग से उसको बचा रही है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन में, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने ये तो कह दिया कि जो एयर है वो एल्वोली तक पहुंच गई, लेकिन एल्वोली में जाके फिर ऑक्सीजन कहाँ आई? ऑक्सीजन तो अभी आई ही नहीं आई ना। तो ऑक्सीजन जो है वो कैसे बॉडी में गई? वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम ये देखो, हमें पता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ये है एल्वोली का बड़ा करके बना दिया स्ट्रक्चर। इसमें एटमॉस्फेरिक एयर, जो एयर एटमॉस्फेयर से हमने ली, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन क्या है? हाई है। और CO2 कितना? देखो ये तो 21% होती, ज्यादा है, ये 0.3% होती है, तो ये कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज लो है और कंसंट्रेशन, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। बॉडी में हर जगह में क्या है? ब्लड वेसल्स है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ये क्या कर रही है? यहां ये ब्लड लेके आई है बॉडी से, इसमें जो O2 है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, वो लो है, और कार्बन लगातार काम कर रहे हैं, बॉडी तो लगातार काम कर रही है, तो CO2 प्रोड्यूस करे, CO2 ज्यादा है। यहां प्रोसेस होगा डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन की वजह से, ये डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन यहां चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोली में चली जाएगी। मतलब ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, और ये फिर वापस उसी ट्रैक से बाहर निकल जाएगी जब ब्रीथ आउट करेंगे। ये तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां था? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर हो रहा है ना, क्योंकि एल्वोली तो लंग्स में। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिश्यू के अंदर है। मैंने कहा कि ये ब्लड लेके आया था ऑक्सीजन, तो कहां से लेके आया? टिश्यू से। टिश्यू लगातार वर्क कर रहे, तो टिश्यू में भी पढ़े, तो टिश्यू हो गया और ब्लड हो गया। यहां ब्लड ही लिख दो, ब्लड हो गया और टिश्यू हो गया। ये ब्लड जिसने अभी अभी ऑक्सीजन किससे ली?
एल्वोली से ली, ब्लड बड़ा रईस है, होता है ना दानवीर, कि मेरे पास बहुत कुछ है। अब ये इसमें ऑक्सीजन ज्यादा आ गई तो ये छलने लगता है, अच्छा मेरे पास तो इतनी ऑक्सीजन है। तो ये बेचारे टिश्यू क्या कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो इनमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो लो होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा, क्योंकि वर्क कर रहे हैं। और यहां ये ब्लड लेके आया ऑक्सीजन अभी लंग से, तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। क्या प्रोसेस होगा यहां भी, डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन की वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड से कहां चली गई, टिश्यू में, और ब्लड ने क्या ले ली इससे, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कहां गया ये वापस, लंग्स के पास कि भैया मेरे पास तो फिर कम हो गई, मैं तो फिर गरीब हो गया, फिर ऑक्सीजन लेगा, फिर उछलेगा, फिर चला जाएगा लंग्स से टिश्यू के पास, लंग से ऑक्सीजन लेके फिर टिश्यू को दे आएगा, फिर आ जाएगा। मतलब ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को एल्वोली से लेता है, टिश्यू में दे देता है, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एल्वोली को दे देता है। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ये डायरेक्ट लंग्स में नहीं आता, हार्ट के थ्रू आता है, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये सारा की सारा क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो गया है। यहां देखो बेटा, जो डायाफ्राम है ना, ये लंग्स के नीचे जो ऐसे आर्क शेप स्ट्रक्चर है, ये डायाफ्राम है। इसको जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें देखो हम सांस लेते हैं तो ये चीज ऊपर उठी, तो डायाफ्राम कब ऊपर उठा, जब हमने एयर इन करी तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स होता है, एक्सपेंड करता है। जब ये नीचे होएगा तो ये हमने मतलब सांस छोड़ी, उल्टा करते हैं बच्चे, सोचते हैं बड़ा हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो नहीं। चेस्ट कैविटी इंक्रीज कब होती है, ये तो सांस लेके ही देख लो, यहां से ऊपर लगता है ना, कोई चीज ऊपर गई जब सांस लिया तो चेस्ट कैविटी बढ़ गई और ब्रीथ इन हुई, जब छोड़ दी तो रिलैक्स हुआ डायाफ्राम और चेस्ट कैविटी डिक्रीज करी, मतलब एयर उसमें से निकल गई, ब्रीथ आउट हुआ। तो ये सारा की सारा किसके बारे में था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। और ये टॉपिक आपका रेस्पिरेशन इस वीडियो में कवर हो गया है। इट्स ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस।